इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विषय की गहराई में जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। जैसे यदि किसी कारणवश आपका मोबाइल फ़ोन आज काम करना बंद कर दे तो आप परेशान क्यों हो जाते हैं? इसी तरह यदि आपका पसंदीदा कार्यक्रम तकनीकी गड़बड़ी के कारण आप तक नहीं पहुंच पा रहा है टेलीविज़न के माध्यम से, तो भी आप परेशान होते हैं। और साथ ही साथ यदि कहीं आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं पा रहे हैं और आपको ज़रूरत है इंटरनेट के माध्यम से कुछ खोजने की, कुछ पाने की, तो फिर एक बार आप व्यग्र होते हैं। आखिर कारण क्या है? क्या इसके बारे में आपने सोचा है कभी? लेकिन 30 वर्ष पहले का परिदृश्य अगर आप देखने की कोशिश करें तो संभवतः ये चीज़ें नहीं थी, ये माध्यम नहीं थे। हाँ, समाचार पत्र पाने के लिए लोग व्यग्रता जरूर दिखाते थे, लेकिन बहुत कम लोग। अपने संदेशों को भेजने के लिए अपने रिश्तेदारों तक हम पत्रों का प्रयोग करते थे। पत्र लेखन के माध्यम से और पत्र पठन के माध्यम से हम अपने संदेशों का आदान प्रदान करते थे। लेकिन आज का जो वर्तमान परिदृश्य है वो जनसंचार माध्यमों का युग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया ने पूरे समाज को बदल डाला है। और जब भी हम मीडिया की बात करते हैं तो निश्चित रूप से चाहे अच्छाई हो रही है हमारे समाज में, चाहे कोई गड़बड़ी पैदा हो रही है, उसके लिए मीडिया को हम जिम्मेदार ठहराते हैं। और इसमें कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि मीडिया आज की तारीख में इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को बदलने की ताकत रखता है और बदल भी रहा है। इसी के साथ एक शब्द उभर करके आया है, मीडिया लिटरेसी, यानी संचार माध्यमों की साक्षरता। यहाँ पर इस कार्यक्रम में हम इसको मीडिया साक्षरता के बतौर प्रयोग में लाएंगे, जिससे कि हमारे और आपके बीच ये शब्द एक सामान्य शब्द के बतौर उपस्थित हो सके। तो यहाँ पर जो मीडिया साक्षरता है वो जो आज का, जो आप कह लीजिए कि जो सामाजिक परिदृश्य है, जो देश का परिदृश्य है, जो विश्व का परिदृश्य है, उसमें एक उभरता हुआ शब्द है, एक महत्वपूर्ण शब्द है। तो इस कार्यक्रम में हम मीडिया साक्षरता के विषय में ही चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मीडिया क्या है और साक्षरता क्या है, इसके बारे में आपसे रूबरू होना चाहते हैं। देखिए, मीडिया शब्द जो है, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही प्रचलित शब्द है और समाज की जो संकल्पना है मीडिया के बगैर नहीं की जा सकती। तो मीडिया क्या है? मीडिया हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, या एक व्यक्ति से या एक संस्था से या एक स्थान से पूरे विश्व तक, पूरे देश तक, पूरे समाज तक, या एक निश्चित श्रोताओं की संख्या तक पहुंचाने का काम करता है। कभी कभी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने और ले आने का काम करता है संदेशों को। जैसे आप मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात करते हैं तो दो व्यक्तियों के बीच में अंतर्क्रिया होती है। लेकिन जब हम कोई विषय वस्तु किसी वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो जो भी व्यक्ति वेबसाइट को ढूंढता है, ये उसको अपलोड करता है, उसको देखता है, तो उसके तक समाचार अथवा संदेश पहुंच जाते हैं। तो अगर माध्यमों के स्वभाव को देखा जाए तो माध्यम बहुतेरे प्रकार के हैं, बहुतेरे प्रकार के उनके प्रयोग हैं और बहुतेरे प्रकार का उनका प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। यदि जनसंचार माध्यमों को लें तो उसमें जो है, जैसे प्रिंट माध्यम है जिसके अंतर्गत किताबें हैं,
पत्रिकाएं हैं, पत्र हैं, रेडियो का माध्यम है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। रेडियो में हम साउंड के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से समाचारों को, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार टेलीविज़न के द्वारा हम दृश्यों को और ध्वनियों को प्रसारित करते हैं और इनके माध्यम से हम अपनी बात को काफ़ी लोगों तक पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार इंटरनेट है, न्यू मीडिया है और आगे आप देखिए कितने कितने प्रकार के माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे सामने उभर करके आते हैं और हमारे समाज को कैसे लाभान्वित करते हैं। तो ये रही थोड़ी सी बात माध्यमों के बारे में। अब बात आती है साक्षरता क्या है। जहां तक साक्षरता की परिभाषा अथवा इसकी संकल्पना का प्रश्न है, काफी पहले से साक्षरता एक आम जनमानस का विषय रहा है, क्योंकि साक्षरता को हमने पढ़ने और लिखने की एक शक्ति के रूप में इसको स्वीकार किया है। तो साक्षरता, जहाँ तक इसकी परिभाषा का प्रश्न है, यूनेस्को ने भी इसको जो है परिभाषित किया है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने भी प्रभावित किया है और परिभाषित किया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूनेस्को की परिभाषा क्या है उसको देखने की कोशिश करेंगे। यूनेस्को के अनुसार विभिन्न संदर्भों में संबंधित, प्रकाशित और लिखित सामग्रियों की पहचान करने, समझने, व्याख्या करने, सृजन करने, संप्रेषित करने, गणना करने और उपयोग करने की योग्यता को साक्षरता कहते हैं। ज्ञान और सामर्थ्य के विकास एवं स्वयं के समुदाय और विस्तृत समाज में सहभागिता जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को योग्य बनाने की एक सतत अधिगम की प्रक्रिया भी साक्षरता के अंतर्गत आती है। अगर इस परिभाषा का अवलोकन करें तो निश्चित रूप से हम ये पाएंगे कि इस परिभाषा के अंतर्गत यूनेस्को ने साक्षरता के विभिन्न पहलुओं को यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश किया है। और साक्षरता जहाँ एक तरफ व्यक्तियों के बीच सूचनाओं और संदेशों के आदान प्रदान की एक ताकत के रूप में माना गया है यूनेस्को के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ साक्षरता के माध्यम से समाज, देश और व्यक्तियों के विकास की भी संकल्पना की गई है, जो कि यूनेस्को ने अपनी परिभाषा में दिया है। अब आइए देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय साक्षरता मिशन साक्षरता की परिभाषा को लेकर के, साक्षरता की संकल्पना को लेकर के क्या कहता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार पढ़ने, लिखने और गणितीय कौशलों की प्राप्ति तथा इनको दिन प्रतिदिन के जीवन में अनुप्रयोग में लाने की योग्यता को साक्षरता कहते हैं। अगर यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित परिभाषा को देखें और भारत की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा दी गई परिभाषा को कंपेयर करने, तुलनात्मक अध्ययन करने की तरफ बढ़ें तो ये पाएंगे कि यूनेस्को की परिभाषा जो है निश्चित रूप से काफ़ी व्यापक परिभाषा है, लेकिन भारत की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने भारत की परिस्थितियों को ध्यानगत रखते हुए इसको बहुत संक्षेप में, बहुत विशेष प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश किया है और कहा है कि अगर लिखने पढ़ने के द्वारा हम अपने संदेशों को लोगों तक दे सकें, हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकें, कुछ मनोरंजक विषय सामग्रियों का अध्ययन कर सकें और कुछ गणना कर सकें, जैसे हिसाब लगा सकें कि कितना जो है, मतलब कैसे जोड़ करके दो संख्याओं को कैसे जोड़ा जा सके, कैसे घटाया जा सके। ये जो साधारण और सरल जो गणितीय पद्धतियां हैं, गणितीय क्रियाकलाप हैं, इनको समझने और इनको करने तक ही सीमित रखा है। तो यहाँ पर जो साक्षरता की आप कह लें परंपरागत परिभाषा रही है हमारे देश के संदर्भ में
और विश्व के संदर्भ में वो निश्चित रूप से पठन पाठन, लिखने और गणितीय क्रियाओं को करने का ध्येय रखती है। लेकिन साथ ही साथ इसका समुचित, अगर ये क्रियाएं मनुष्य में विकसित हो जाएं, ये कौशल विकसित हो जाएं, तो केवल यहीं तक सीमित नहीं है साक्षरता की परिभाषा, बल्कि साक्षरता के माध्यम से हम देश में, समाज में और समुदायों में क्या क्या बातें घटित हो रही हैं, क्या क्या परंपराएं हैं और इन परंपराओं पर किनका असर पड़ रहा है, कैसे हम अपना सांस्कृतिक विकास कर सकेंगे, कैसे जो है हम व्यक्तिगत विकास कर सकेंगे, अगर इनका उपयोग कर लें। किनका? जो लिखने पढ़ने और गणितीय पद्धतियों की जो योग्यता है, तो ये संपूर्ण सारी बातों को मिला करके हम साक्षरता कह सकते हैं। अब आइए देखते हैं भारत में साक्षरता की स्थिति क्या है आज वर्तमान में, और स्वतंत्रता के बाद इसमें किस तरह से विकास हुआ है, इनके बारे में भी थोड़ी संक्षिप्त जानकारी हासिल करें। यहाँ पर 1947 में भारत में साक्षरता का प्रतिशत 12 रहा है, जबकि 2011 में साक्षरता बढ़ करके 75.06% हुई है। विश्व की साक्षरता का प्रतिशत 84 है वर्तमान में। आज भी भारत सबसे अधिक निरक्षरों की जनसंख्या वाला देश है। ये तथ्य हमारे सामने है। 1947 में केवल 12% साक्षर थे हमारे देश में। सबको पता है, हम गुलामी की बेड़ियों से छूट करके स्वतंत्र हुए थे, और उस समय हमारे देश का मिशन साक्षरता नहीं था, हमारे देश का मिशन स्वतंत्रता था, और हमने स्वतंत्रता हासिल किया। तब उसके बाद ये बात आई कि हमारा विकास कैसा हो, और हम साक्षरता की तरफ सोचना शुरू किए। जैसा कि हमने बताया कि 2011 में हमारे देश की साक्षरता का प्रतिशत 75.06 हुआ। निश्चित रूप से इसमें वृद्धि हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विश्व के पैमाने पर हम पीछे हैं, करीब करीब 8-9% हम पीछे हैं। तो कहने का मतलब यह यहाँ पर यह है कि इतने प्रयास के बावजूद भी हम पीछे हैं, और इसको भरना, ये जो गैप है, जो अंतर है, उसको भरना हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। एक बात और सामने उभर करके आई है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम पूरे संसार में सबसे ज़्यादा निरक्षरों को समाहित करने वाले देश हैं। तो यहाँ पर बात ये उभर करके आती है, जब साक्षरता में प्रतिशत बढ़ा है तब भी निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। निश्चित रूप से इसके पीछे कारण यह है कि हम 1947 में हमारे देश की जो जनसंख्या थी, उससे आज हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। और यहाँ पर एक तरफ आप देखिए कि आंकड़े बता रहे हैं कि हमारी जनसंख्या में प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, लेकिन निरक्षरों की संख्या भी बढ़ी है। कहने का मतलब यह है कि हमारा प्रयास अभी भी ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति पैदा हो रहा है, जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें से कोई निरक्षर नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। कुछ न कुछ निरक्षर हो रहे हैं, इसीलिए निरक्षरों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी साक्षरता के पीछे जो हमारी योजना है, जो हमारा प्रयास हो रहा है, उसको और तीव्र और प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। आइए कुछ आंकड़े और देखते हैं हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित। 2001 से 11 के दशक में साक्षरता का प्रतिशत 9.2 रहा है, जो कि उसके पहले के दशक से कम रहा है। 2011 में पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत 82.14 रहा है, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 65.48 रहा है। 2001 से 11 के दशक में महिला साक्षरता में वृद्धि 11.8 रही है,
जबकि पुरुष साक्षरता में वृद्धि 6.9 रही है। जरा इन आंकड़ों पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा पिछला दशक गुजरा है उसमें हमने जो साक्षरता बढ़ाई है वो 9.2 रही है, लेकिन उसके पहले जो हमारी साक्षरता का जो वृद्धि का प्रतिशत रहा है वो अधिक रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमने पिछले दशक में साक्षरता को लेकर के कहीं न कहीं कोई ढिलाई बरती है। जबकि 2011 में पुरुषों का प्रतिशत जो साक्षर हैं 82.14 है और महिलाओं का 65.48 है। काफ़ी अंतर है। हालांकि महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है, लेकिन फिर भी हमारे देश में महिला साक्षरों की संख्या पुरुष साक्षरों की तुलना में कम है प्रतिशत के पैमाने पर। लेकिन महिलाओं की साक्षरता का जो प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है वो अधिक है पुरुषों की तुलना में। संपूर्ण रूप से देखने पर महिलाएं पीछे हैं, लेकिन वृद्धि के पैमाने पर वो पुरुषों की तुलना में आगे हैं। कहने का मतलब यह है कि महिलाओं में जो जागरूकता है, जो बच्चियों में जागरूकता है यह पढ़ने के लिए, वो एक काफ़ी संतोषप्रद परिणाम है हमारे प्रयास का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो पुरुष लोग जो पीछे हो गए महिलाओं की तुलना में वो संतोषप्रद हैं। उनकी जो प्रगति हुई है साक्षरता के पैमाने पर वो संतोषप्रद है। हकीकत यह है कि जब हम देश की साक्षरता की बात करते हैं, किसी समाज की साक्षरता की बात करते हैं, गांव की साक्षरता की बात करते हैं, तो वहाँ पर महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्योंकि समाज में पुरुषों का समाज अलग नहीं है महिलाओं के समाज से, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में और देश के पैमाने पर हमारी साक्षरता दोनों को मिला करके ही उसकी गणना की जाए। और जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि गांव में अधिक प्रतिशत बढ़ा है, शहरों में अधिक प्रतिशत बढ़ा है, तो निश्चित रूप से ये सब अंतर हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इन अध्ययनों का या इन आंकड़ों का जो समुचित उपयोग है वो ये है कि इनके आधार पर किस भौगोलिक क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, समाज के किस अंग को ज़्यादा ताकत देने की ज़रूरत है, अथवा कहाँ पर सुविधाओं की कमी है वहाँ पर सुविधाएं देने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के लिए, इन सब बातों को की योजना बनाने के लिए इन आंकड़ों का हमारे राष्ट्रीय स्तर पर और इवन एक कह सकते हैं आपकी एक गांव के स्तर पर इसकी काफ़ी उपाय देता है। अब आइए इस बात पर चर्चा करते हैं कि हमारे देश में साक्षरता का प्रतिशत क्यों कम है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, बिना कारण के कोई प्रभाव नहीं पैदा होता है। अगर हमारे देश में साक्षरता का प्रतिशत विश्व के दूसरे देशों की तुलना में कम है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहले हम आपके सामने एक कारण लेते हैं कि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ तक कि कुछ शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ पर उपलब्ध अधोसंरचना, सुविधाएं और शिक्षकों की कमी है। अब ये बात आप देखिए, अगर स्कूल में बैठने की जगह नहीं है, स्कूल में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वे नहीं हैं, फर्नीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो हम साक्षरता और शिक्षा की कोरी कल्पना कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये एक कारण है हमारी साक्षरता को एक वांछित स्तर तक
न पाने के पीछे। दूसरा कारण है विद्यालयों में उचित सफाई न होना। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर कि आप देखेंगे कि जो है कोई सफाई करने वाला नहीं है। कभी कभी बच्चों से ही सफाई करवाई जाती है। जहाँ तक बच्चों को सफाई के कार्य में संलग्न कराना, यह निश्चित रूप से नियमों के विपरीत है। हालांकि कहीं कहीं ये बात स्वीकार की जाती है कि बच्चों को बागवानी के कार्य में या कोई और सृजनात्मक कार्य में लगाना उनके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि इन कार्यों में उनके कौशलों का विकास होता है, हाथ का विकास होता है, उंगलियों का विकास होता है। तो जब हम हाथ, मस्तिष्क और दिल के विकास की बात करते हैं तो इन कार्यों में विद्यार्थियों को लगाया जा सकता है। लेकिन विद्यार्थियों को मुझे लगता है ज़बरदस्ती आदेश दे करके स्कूलों की सफाई या कमरों की सफाई नहीं करानी चाहिए। तो यह भी एक कारण है साक्षरता उचित स्तर पर न होने के पीछे। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में जो विद्यालय हैं उनका लगभग 60% विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। पीने का पानी मतलब चाहे वो कुएं से प्राप्त हो, चाहे वो नल से प्राप्त हो या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हो, पानी स्वस्थ होना चाहिए। और अगर किसी स्कूल में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है तो निश्चित रूप से वहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, हम यहाँ पर कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर स्कूलों की बात कर रहे हैं जहाँ छोटे बच्चे आते हैं। अगर बच्चा स्कूल का पानी पी करके बीमार हो गया तो निश्चित रूप से वो कुछ दिन तक स्कूल नहीं आएगा। और बच्चों की जो मनोस्थिति होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ दिन स्कूल नहीं गए, 10 दिन नहीं गए तो 11वें दिन उनको स्कूल जाने में इच्छा नहीं होती है, उनका मन नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में स्कूल में पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। लगभग 90% विद्यालयों में शौचालय नहीं है, और हैं तो बहुत गंदे हैं। देखिए, शौचालय भी एक ऐसा स्थान है जो कि हमारे स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर बच्चे वहाँ से कोई संक्रमण का शिकार होते हैं तो फिर वही घर बैठ जाएंगे और स्कूल जाने में उन्हें तकलीफ होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे फिर दोबारा गए तो फिर संक्रमण उनको होता है, क्योंकि शौचालय नहीं है, खुले में वो अपना मतलब खुले में जाते हैं, खुले स्थान पर जाते हैं, तो इससे और गंदगी फैलती है। तो यह भी एक कारण है साक्षरता न होने के पीछे। ये देखा गया है कि लगभग 25% शिक्षक हर दिन किसी न किसी कारण से विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, या तो छुट्टी लेकर के, या तो बीमार होकर के, या सरकारी किसी काम में संलग्न होने के कारण विद्यालय से अनुपस्थित होते हैं। आमतौर पर अभी भी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो अनुपात है वो 1:42 का है, जो कि काफ़ी बड़ा अनुपात है। सामान्य तौर पर हम एक शिक्षक के लिए 12-15 विद्यार्थियों की कल्पना करते हैं कि अगर 12-15 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक हो तो शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को समुचित समय दे पाएगा और उनके विकास के लिए कार्य कर पाएगा। शिक्षकों की संख्या में कमी के कारण बहुत सारे विद्यार्थी विद्यालयों से पलायन कर जाते हैं या विद्यालय आते ही नहीं। और आजकल अभिभावकों में भी, पालकों में भी ये जागरूकता आ गई है कि अगर विद्यालय में पढ़ाई समुचित नहीं हो रही है तो बच्चों को भेजने से क्या फ़ायदा। एक और कारण है कि अगर देश के लेवल पर आप देखें तो शिक्षा के लिए, विशेष करके प्राथमिक शिक्षा के लिए जो बजट का प्रावधान है वो काफ़ी कम है।
जबकि हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी कुछ पैसा दिया जाता है। वैसे तो देखा जाए तो पूरी शिक्षा के लिए भी जितना धन उसको देना चाहिए, जितना बजट शिक्षा के लिए होना चाहिए, वह उतना नहीं हो पा रहा है। अब जब चूंकि बजट नहीं है, उसके कारण शिक्षक नहीं है, विद्यालय ठीक नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, और जिससे बहुत सारे बच्चे जो बहुत छोटी कक्षाओं में स्कूल छोड़ देते हैं, वो निरक्षरता की श्रेणी में आ जाते हैं। धर्म, जाति और आय के आधार पर विभेदीकरण भी देखने को आया है। जैसे कहीं कहीं ये देखने को आता है कि बालकों का स्कूल है, कोई लड़की एडमिशन लेना चाहती है तो उसको मना कर दिया गया, धर्म के आधार पर कि ये जो है एक विशेष धर्म के लोगों को के बच्चों के लिए है, तो दूसरे धर्म के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। कभी कभी जातिगत आधार पर भी ऐसा विभेदीकरण देखने को मिलता है। हालांकि नियमानुसार संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सबको उचित अवसर मिलने का प्राविधान है शिक्षा के लिए, खास करके प्राथमिक शिक्षा के लिए। और प्राथमिक शिक्षा, या आप कह लीजिए शिक्षा, तो हमारा मतलब एक मूलाधिकार है। हम शिक्षित होने के लिए हमारा आप कह लीजिए कि अधिकार है, और वो अधिकार हमें प्राप्त करना है। ऐसी बात हमारे देश में है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ विभेदीकरण की वजह से कुछ बच्चे वंचित रह जाते हैं। एक और कारण है साक्षरता उचित स्तर की न होने के लिए, महिलाओं में साक्षरता अभी भी कम है, और विशेष करके ग्रामीण महिलाओं में। जब महिलाएं ही साक्षर नहीं है, जब माँ ही साक्षर नहीं है, तो अपने बच्चे को साक्षर बनाने के लिए स्वयं क्या प्रयास कर सकती है। अगर माँ साक्षर नहीं है तो पहली बात यह कि उसको यही नहीं पता है कि साक्षरता की कीमत क्या है, साक्षरता के लाभ क्या हैं, साक्षरता कैसे बच्चों को प्राप्त होगी, बच्चों को कहाँ साक्षर बनाया जाए, कहाँ उनको शिक्षित बनाया जाए। इन सारी बातों का जो आप कह लीजिए कि जो ज्ञान है, अगर माँ को नहीं है और बाप को नहीं है, तो निश्चित रूप से बच्चों पर उसका सीधा असर पड़ेगा और बच्चे साक्षर होने से वंचित हो सकते हैं।